अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक इन ओएस लैब ट्यूटोरियल्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे। आज हम अपने स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स को देखेंगे। फर्स्ट स्केजुलिंग एल्गोरिदम की इम्प्लीमेंटेशन, वर्किंग, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे एंड देन वी विल नीड एंड सम रिक्वायरमेंट। तो जो चीज़ इसमें हम लोग पढ़ेंगे, इट्स ऑल ऑफ अवर सिलेबस। इसमें थ्योरी भी हो सकती है, कोड भी हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकती है। तो इसमें ना सिर्फ हम थ्योरी पढ़ रहे हैं बल्कि ये लैब का कोर्स है, तो इसमें हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। थ्योरी सिर्फ इसलिए है कि हमें इसकी वर्किंग जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ सके और हमें क्लियर हो एटलीस्ट। वन ऑफ द फर्स्ट scheduling algorithm is called first come first serve scheduling algorithm. द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इज द सिंपलेस्ट scheduling, ये सबसे सिंपल है। अभी हम इसकी वर्किंग करेंगे तो आप लोगों को इसका पता लग जाएगा कि वाकई ये बहुत ही सिंपल है। इसमें कोई यानी कि एम्बिग्युइटी या इस तरह की कोई भी कम्प्लेक्सिटी हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती। द प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट द सीपीयू फर्स्ट इज एलोकेट द सीपीयू फर्स्ट। वो कहते हैं जब प्रोसेस रिक्वेस्ट द सीपीयू फर्स्ट, कि जो प्रोसेस सिस्टम के अंदर सबसे पहले, फॉर एग्जांपल ये ना क्यू में काम करता है, एक क्यू बना देते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये क्यू है जी, ये क्यू है जिसके अंदर हम प्रोसेस को स्टोर करेंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे प्रोसेसेस के अराइवल टाइम्स हैं जी हमारे पास। ओके हो गया बेटा, ये प्रोसेस के अराइवल टाइम्स हैं और ये हमारी क्यू है। फॉर एग्जांपल अराइवल टाइम 0 पे हमारे पास प्रोसेस P1 आया, इसने आके रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे सीपीयू चाहिए, मैंने कुछ टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, कुछ यानी कि टाइम एग्जीक्यूट होना है, मुझे जरूरत है सीपीयू की, रिसोर्स नीड करता हूं मैं। तो हम क्या करेंगे, इसको वो कह रहा है कि द प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट द सीपीयू फर्स्ट इज एलोकेटेड द सीपीयू फर्स्ट। जो प्रोसेस पहले आता है वो पहले पाता है। फाइफो ऐसे कहते हैं कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, ठीक है। ऐसा ही P2 आएगा उसको सीपीयू देगा, P3 आएगा उसको सीपीयू देगा, एंड सो ऑन। ओके, when a process entire the ready queue, its PCB link onto the tail of queue। ठीक है, आपको पता है पीसीबी होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना बना देना इसको, ठीक है। पीसीबी के अंदर प्रोसेस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। यहाँ पे मैं पीसीबी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि ये आपने अपने कोर्स में पढ़ लेना है। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ माई कोर्स। द रनिंग प्रोसेस is then removed from the queue। वो कहते हैं when the CPU is free, it is allocated to the process at the head of the queue। ठीक है, जैसे ही सीपीयू फ्री होता है तो जिस प्रोसेस की रिक्वेस्ट पहले आई होती है सीपीयू उसको पहले असाइन कर दिया जाता है, ठीक है। बेशक इसने भी रिक्वेस्ट की होती, लेकिन इसकी रिक्वेस्ट उस वक्त तक एंटरटेन फुलफिल नहीं करेगा जब तक कि वो पहले जिसने रिक्वेस्ट की थी उसको फुलफिल नहीं कर लेता। On the negative side, the average waiting time under the FCF policy is often quite long। और इसका एक नेगेटिव व्यू ये है कि भाई FCFS में वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है। हो सकता है कि एक प्रोसेस P1 पहले वाला है जिसने सीपीयू की रिक्वेस्ट पहले तो की है, हमारा एल्गोरिदम है जो पहले आए पहले पाए, अब उसका एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो हो 100 मिनट्स, ठीक है। और जो प्रोसेस P टाइम है उसका एग्जीक्यूशन टाइम ही 2 सेकंड हो, ठीक है। वो बेचारा 2 सेकंड के लिए 100 मिनट्स वेट करेगा। तो इट्स अ वर्स्ट टेक्निक, इट्स नॉट अ गुड टेक्निक और गुड एल्गोरिदम। लेकिन चूंकि ये हमारे पास एल्गोरिदम्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑपरेटिंग, याद रखिएगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम एट द सेम टाइम एक एल्गोरिदम यूज नहीं करता बल्कि मल्टीपल एल्गोरिदम्स यूज करता है स्केजुलिंग के पर्पस के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्ड में इसलिए यूज कर रहा हूं कि जो स्केजुलर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। स्केजुलर्स को कंट्रोल जो करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। बेसिकली स्केजुलिंग तो स्केजुलर्स हमने पढ़ा है कि वही करवाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन स्केजुलर्स को भी कंट्रोल जो करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ गवर्नर, इज अ गवर्नमेंट ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ओके, हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया जी। इसका इंट्रोडक्शन कुछ यूं है कि सबसे पहले जो प्रोसेस सिस्टम एंटर होता है, जो सबसे पहले सीपीयू की रिक्वेस्ट करता है, हम उसे सीपीयू असाइन कर देते हैं बगैर कुछ सोचे समझे, बगैर उसको यानी कि पूछ-गिछ किए। ठीक हो गया, ओके जी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं कि इसकी वर्किंग हमें उसने समझा रखी है यूजिंग अ स्लाइड। वो कहते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या होता है कि वो आई कुड स्टे हियर फॉर एवर एनीवेयर, आई एम नॉट गोइंग टू बैक टू द एंड फॉर द क्यू। वो कहता है कि जी हरी अप, आई एम वेटिंग, यू हैव बीन ऑन दैट प्रोसेसर फॉर
एजिस, ठीक है। प्रोसेस क्यू, ये प्रोसेस देखें आप क्यू में लगे हुए हैं, ये बंदे हैं, ठीक है। सॉरी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये वाला जो यानी कि सिग्नल पे बंदा बैठा हुआ है, ये क्यू लगी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ये प्रोसेसर है, सही है, वो उसे कह रहा है कि भाई पहले आओ पहले पाओ। अब यहाँ पे बंदे लाइन में लगे हुए हैं, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, ठीक है। लुक एट द साइज ऑफ दैट क्यू, ठीक है। हरी अप, आई एम वेटिंग, यू आर बीन ऑन दैट प्रोसेसर फॉर एजेस। तो यहाँ पे इस डायग्राम में बेसिकली वही बात उसने बताई है जो मैंने अभी आपको पीछे एक छोटी सी पिक्चर बना के दिखाई है क्यू वाली, कि यहाँ पे ये एल्गोरिदम बेसिकली क्यू टाइप की वर्किंग मेंटेन करता है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात जो हमारे बताने के लिए जरूरी है, जो हम पीछे भी डिस्कस करके आए हैं, कि एफएस जो टेक्निक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये नॉन प्रीएम्प्टिव टेक्निक है। इसलिए इसमें ये इसका सिर्फ केस होता ही नॉन प्रीएम्प्टिव है कि अगर आप एक प्रोसेस को सीपीयू असाइन कर देते हैं, ठीक है, उस वक्त तक आप उससे सीपीयू वापस नहीं ले सकते जब तक कि क्या हो, आपके पास वो प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए, टर्मिनेट ना हो जाए, या कोई और काज ना हो जाए। जब तक यानी कि वो अपनी एग्जीक्यूशन को स्टॉप नहीं करता ना, वो सीपीयू की जान नहीं छोड़ता, चाहे वो उस वक्त में सीपीयू यानी कि उसके पास सीपीयू यूज कर रहा हो या वो यानी कि सीपीयू को फ्री रखे। इट्स अप टू प्रोसेस, ये उसकी मर्जी है, कोऑपरेटिंग प्रोसेस है, कुछ भी है, वो सीपीयू को उस वक्त तक आप उससे सीपीयू ले नहीं सकते जब तक कि वो अपनी एग्जीक्यूशन टर्मिनेट करके सिस्टम से आउट नहीं हो जाता। इसलिए इस टेक्निक को वर्स्ट टेक्निक कहा जाता है कि ये इसमें वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हम इसमें सीपीयू दोबारा जब एक दफा दे देते हैं फिर ले नहीं सकते, फिर जितना भी लंबा प्रोसेस होगा हमें उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, फिर हमारी जान छूटेगी, फिर हम किसी और प्रोसेस मूव कर सकते हैं, अदरवाइज हम दूसरे प्रोसेस में मूव नहीं कर सकते। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये नेक्स्ट इसकी उसने एक एग्जांपल दिया। अब क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को क्वेश्चन कैसे आएगा, कब सबका यही क्वेश्चन होगा कि सर ये कैसे क्वेश्चन आएगा, ये होगा वो होगा। तो इट्स सिंपल, आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे थ्योरी में भी दिया जा सकता है, ठीक है। और आप लोगों को क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करवाई जाएगी यूजिंग C++, ये सारी चीजें आप प्रोग्राम के जरिए से भी कैलकुलेट करेंगे। तो आप लोगों के पास दूसरा टास्क एक ये भी होगा कि अगर आप लोगों से कहा जाए कि आप के पास ये नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं, आप एक प्रोग्राम लिखें जो क्या कैलकुलेट करे, या एक फंक्शन लिख दें जो आप हमारे पास से नंबर ऑफ प्रोसेसेस और अराइवल टाइम्स एंड एग्जीक्यूशन टाइम, यानी कि इसको बस टाइम भी कहते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूशन टाइम को हम बस टाइम भी कहते हैं। तो अगर हम उसको यानी कि उस फंक्शन को इनपुट कर दें, प्रोसेसेस, अराइवल टाइम्स और एग्जीक्यूशन टाइम्स, तो वो हमें कैलकुलेट करके दे दे जी हर प्रोसेस का वेटिंग टाइम, ठीक है, या प्रोसेस P1 का वेटिंग टाइम, ठीक है। या कोई ऐसा फंक्शन बना दें कि अगर उसे हम एक प्रोसेस, उसका अराइवल टाइम और उसका एग्जीक्यूशन टाइम अगर हम उसको पास कर दें, तो वो हमें क्या यानी कि कैलकुलेट करके दे जी उस प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम दे दे, उस प्रोसेस का वेटिंग टाइम दे दे, ठीक है। अगर नंबर ऑफ प्रोसेस है तो एवरेज वेटिंग टाइम दे दे सबका। तो ये सारे काम आप लोगों ने करने हैं, लेकिन अभी के लिए परेशान नहीं होना कि इतने सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए। तो ये सारे काम आपको मैंने खुद करवाने हैं, हम इसका कैलकुलेट करेंगे, देन आप लोगों से क्या होगा, जो रिक्वायरमेंट होगी कि आप लोग इसको बना के लेके आए। अच्छा, अब बात यह है कि इसमें सबसे पहले एक चीज मैं आपको बताता हूं, इस चीज को आप यहां से अभी हैंड कर दें। किसी भी स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम में जब भी हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं गैंट चार्ट। क्या बनाते हैं जी? गैंट चार्ट। गैंट चार्ट क्या होता है कि गैंट चार्ट के अंदर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि हमने प्रोसेस को कैसे कैसे सीपीयू कब कब किस किस प्रोसेस को असाइन किया। गैंट चार्ट को देखने के बाद हमारे पास जो है वो वेटिंग टाइम निकालना या टर्न अराउंड टाइम निकालना या किसी भी प्रोसेस का वेटिंग टाइम इंडिविजुअली निकालना वो मुश्किल नहीं रहता। जब हमारा गैंट चार्ट बन जाता है किसी भी टेक्निक में, कोई भी टेक्निक है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास गैंट चार्ट है। यहाँ आपके पास क्वेश्चन सिर्फ ये भी हो सकता है कि आप क्या करें, सिंपली गैंट चार्ट बना दें, और हो सकता है कि ये 10 नंबर का हो जी एक गैंट चार्ट। तो इस तरह की प्रैक्टिस जो है इसको आपने अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि
हमेशा स्टूडेंट्स गैंट चार्ट गलत बनाते हैं, और याद रखें स्केजुलिंग का कोई भी क्वेश्चन हो, जब गैंट चार्ट गलत बनाओगे तो बाकी सारे का सारा क्वेश्चन आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। ओके, सॉरी वो हो गया, क्लिक हो गया। ओके जी, गैंट चार्ट जब भी बनाना है आपने दरमियान में लाइनें वगैरह बिल्कुल नहीं लगानी, और इसको ओपन एंडेड रखना है कि आप इसको जहां तक स्पेंड कर सकें कर सकते हैं। ओके जी, अब हमने देखनी क्या है, हमने अराइवल टाइम देखना है। इसमें हमने देखना है अराइवल टाइम। क्यों अराइवल टाइम देखना है? क्योंकि हमारी टेक्निक हमें ये कह रही है FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कि जो पहले आया है उसे सीपीयू पहले असाइन कर देना है। तो सिंपली हमें कौन सी चीज ये बात बता रही है कि कौन सा प्रोसेस सिस्टम में कब आया, हमें अराइवल टाइम बता रहा है कि अराइवल टाइम 0 पे P0 आया, अराइवल टाइम 1 पे P1 आया, 2 पे 2 आया, 3 पे 3 आया। तो इट्स ओके, हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, हम अराइवल टाइम 0 से स्टार्ट लेंगे, और इस वक्त सिस्टम में कौन सा प्रोसेस है जी, P0। P0 का बस टाइम क्या था, 5 सेकंड। 0 से लेकर 5 सेकंड तक हमारे पास जो एग्जीक्यूट हुआ, यानी कि 0 अराइवल टाइम पे सिस्टम में आया। इसमें ये नहीं करना आपने कि जी 0 से लेकर 5 तक तो 6 हो गए, नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं है बेटा। 0 अराइवल टाइम पे प्रोसेस सिस्टम में आया, और 5 अराइवल टाइम पे, यानी कि 0 सेकंड पे आया था, 5 सेकंड पे वो सिस्टम से निकल गया। इसका मतलब ये है, इसको उस सेंस में आप लोगों ने नहीं लेके जाना, ठीक है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये है प्रोसेस P0। ओके, देन वी विल मूव टू द प्रोसेस P1। अराइवल टाइम 1 पे हमारे पास वो आया था, ओके हो गया जी। P1 आया है, P1 का एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, 3। 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, 3 सेकंड ये एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। उसके बाद कौन आया था, P2 आया था। P2 को दे दिया, P2 का अपना बस टाइम कितना है, 8, ठीक है जी। 8 प्लस 8 16, एंड देन P3 का वेटिंग अपना के बस टाइम कितना है जी, 6। हमने इसको असाइन करना है, और ये 6 इसमें आ गया जी सॉरी, ये हो गया, यहाँ पे आ जाएगा प्रोसेस P3, और ये गैंट चार्ट आपका बन गया 22। ये जी आप लोगों ने इस तरीके से किसी भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में इस तरीके से गैंट चार्ट बनाना है। गैंट चार्ट बड़े ही एहतियात से बनाना है। गैंट चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आपका गैंट चार्ट जो है वो बन जाता है तो आपके पास आसान हो जाता है, बिल्कुल हर चीज आपको गैंट चार्ट से क्लियर होना शुरू हो जाती है, किस प्रोसेस ने कितना वेट किया, कैसे चला। तो अगर अब हम देखें तो ये हमारे पास जो गैंट चार्ट बना है, क्या ये हमारा जो, यानी कि हाँ, अब हम इसका स्नैपशॉट भी नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे हम इसको बंद करेंगे तो ये हमारे पास स्लाइड आ जाएगी। चलें, इट्स ओके, इसको गौर से देख लें। अच्छा, एक चीज देखनी है कि अगर हमने टेस्ट करना है कि हमारा जो गैंट चार्ट है वो सही बना है या नहीं बना, तो आप क्या करें, ये बस टाइम जो है ना, एग्जीक्यूशन टाइम या बस टाइम, इसका प्लस ले लें। 5 और 3 8, ठीक है जी। 8 और 8 कितने हो गए हमारे पास, 16 हो गए। 16 प्लस 6 हमारे पास क्या हो गए, 22 हो गए, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखना है कि हमारा वेटिंग टाइम 22 है, इसका मतलब है हमारा गैंट चार्ट बिल्कुल ठीक है। अगर ये डिफरेंट हुआ तो इसका मतलब है गैंट चार्ट में कोई मिस्टेक है। लेकिन एक बात को दिन नशीन कर लें कि हर दफा जरूरी नहीं है कि ये यानी कि हमारे पास जो है ना, ये केस मैं बता रहा हूँ सिर्फ नॉन प्रिएम्प्टिव केस के लिए, कि जब आपने सीपीयू देना है दोबारा वापस नहीं लेना, तो उस केस में आप गैंट चार्ट को यहां से चेक कर सकते हैं। लेकिन नॉन प्रिएम्प्टिव केस में अपना सॉरी प्रेम्प्टिव केस में आप ऐसे चेक नहीं कर सकते, ठीक है। उसमें ज्यादातर मिस्टेक होती है एलोकेशन या डी एलोकेशन में। वो जब केस आएगा फिर मैं उसको वहां पे डिस्कस करूंगा कि उसको हमने कैसे देखना है। फिलहाल ये नॉन प्रिएम्प्टिव टेक्निक है, तो हम नॉन प्रिएम्प्टिव की सारी बातें कर रहे हैं ताकि बातें ना मिक्स हों और ना आप कंफ्यूज हों ना हम लोग। ओके जी, अब इस गैंट चार्ट को आप गौर से देख लें, 0, 5, 8, 16 and 22, and now we will move to the back end 0, 5, 8, 16 and 22। इसका मतलब है कि हमारा गैंट चार्ट बिल्कुल सही है। अब हमारा गैंट चार्ट ठीक होने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं जी कि हमने यहाँ पे कौन कौन सी कैलकुलेशंस करनी है। हमें बेसिकली 3 चीजें मेनली जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। हमें चाहिए TAT, टर्न अराउंड टाइम, ओके, और हमें चाहिए हमारे पास वेटिंग टाइम, ठीक है। एवरेज वेटिंग टाइम वो आसान चीज है, वो आपको समझ आ जाएगी। बस टाइम और अराइवल टाइम आपको यहाँ पे गिवन होते हैं। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है जी, किसी भी प्रोसेस की क्रिएशन से लेकर टर्मिनेशन तक के टाइम को हम कहते हैं कि वो सारे का सारा उसका क्या है, टर्न अराउंड टाइम है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्रोसेस 0 अराइवल टाइम पे क्रिएट हुआ और 5 तक गया तो 0 to 5 क्या है, वो सारे का सारा उस प्रोसेस का
टर्न अराउंड टाइम है। और वेटिंग टाइम क्या है कि अगर किसी प्रोसेस ने जितने सेकंड तक वेट किया किसी रिसोर्स का, ठीक है, वो उस प्रोसेस का वेटिंग टाइम है। वो कोई आईओ रिसोर्स था या कोई रिक्वेस्ट, अदर रिक्वेस्ट कंप्लीशन थी, ये डिपेंडेंट है एग्जीक्यूशन सिनेरियो के ऊपर, ठीक है जी। तो अब हम जो है वो इन दोनों के फार्मूलाज को देख लेते हैं और हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जी वेटिंग टाइम की, ठीक है। अगर हम वेटिंग टाइम की बात करें तो वेटिंग टाइम का फार्मूला हमारे पास होता है कि अगर आप टर्न अराउंड टाइम में से जो है वो माइनस कर देंगे किसको टर्न अराउंड टाइम में से माइनस कर देंगे आप प्रोसेस के बस टाइम को, ठीक है, तो आपके पास क्या निकल आएगा, वेटिंग टाइम निकल आएगा। अच्छा, एक बात याद रख लें कि इसके डिफरेंट फार्मूलाज एग्जिस्ट कर सकते हैं, आप इनको डिफरेंट तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट बुक्स में जो है इसमें किए, लेकिन आंसर हमेशा हर मेथड, जिस मेथड से भी आप सॉल्व करेंगे, एक ही आएगा आपके पास, ठीक हो गया। ये है हमारे पास वेटिंग टाइम का फार्मूला। टर्न अराउंड टाइम की अगर हम बात करें तो टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला भी हमारे पास गिवन है। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है जी, कंप्लीट टाइम, वो कंप्लीट यानी कि हमारे पास टाइम होता है कि जिसमें प्रोसेस क्रिएशन से लेकर टर्मिनेशन तक के सारे टाइम को हम कह रहे हैं कि वो टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम आप यहां से इजीली निकाल सकते हैं अपने गैंट चार्ट को देख के। टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला हमारे पास वेटिंग टाइम से भी सिंपल है। टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। फॉर एग्जांपल प्रोसेस P1 का क्या है, प्रोसेस P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है जी, प्रोसेस P1 का कंप्लीशन टाइम 5 है, और इसमें से हम इसका अराइवल टाइम माइनस कर दें 0 है, इज इक्वल टू इसका टर्न अराउंड टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इसका टर्न अराउंड टाइम हमारे पास निकलेगा 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5। ओके, इसी तरीके से अगर हम ये कैलकुलेशन प्रोसेस P1 के लिए करें तो P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है जी, P1 का कंप्लीशन टाइम 8 है, ठीक है। 8 में से हम इसका अराइवल टाइम माइनस कर देंगे, ठीक है। अराइवल टाइम कितना है जी, इसका 1 है। जैसे हम इसमें से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास टर्न अराउंड टाइम कितना निकलेगा, 7। सेम एज प्रोसेस P3 के लिए हम ये काम करते हैं। कंप्लीशन टाइम कितना है जी प्रोसेस P3 का, P1, P2 और P3 की अगर हम P2 के लिए बात करते हैं, P2 का कंप्लीशन टाइम कितना है जी, 16, और इसका अराइवल टाइम क्या था, 16, P2 का 2 है, तो इसका हमारे पास टर्न अराउंड टाइम कितना निकलेगा जी, इसका हमारे पास टर्न अराउंड टाइम निकलेगा 14। ओके हो गया। अब हम बात करते हैं अपने वेटिंग टाइम की कि हमने वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करना है। ये भी बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। वेटिंग टाइम का फार्मूला मैंने आपको बताया है कि आप क्या करेंगे, टर्न अराउंड टाइम में से माइनस कर देंगे इसको बस टाइम को या एग्जीक्यूशन टाइम को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपका वेटिंग टाइम निकल आएगा। फॉर एग्जांपल मैं प्रोसेस P0 की बात करूं, इन केस ऑफ प्रोसेस P0, तो देखें प्रोसेस P0 का टर्न अराउंड टाइम हमने क्या निकाला है जी, P0 का टर्न अराउंड टाइम हमने 5 निकाला है, 5 माइनस, अच्छा जी, उसके बाद इसका बस टाइम कितना है जी, ये देखें यहाँ पे अगर मैं, ये ऊपर लाइन आ गई है, इसका बस टाइम 5 ही था, ठीक है। ये 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ओके हो गया, ये आपके पास 0 निकल आया, सही है। अब आगे देखें प्रोसेस P1 की अगर हम बात करें तो प्रोसेस P1 का टर्न अराउंड टाइम हमने कितना निकाला है जी, ये 7 निकाला हुआ है, 7। इसमें से माइनस कर दें इसका बस टाइम कितना था जी प्रोसेस P1 का, प्रोसेस P1 का बस टाइम हमारे पास 3 है, ठीक है। 3 माइनस करेंगे इज इक्वल टू 4, तो ये आपकी एग्जाम्पल में भी 4 लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, टर्न अराउंड टाइम में से माइनस कर सकते हैं क्या जी, उसका बस टाइम, और आपके पास क्या आ जाएगा, वेटिंग टाइम। और टर्न अराउंड टाइम आप कैसे निकालेंगे, उसके कंप्लीशन टाइम में से उसका अराइवल टाइम माइनस कर देंगे, तो आपके पास टर्न अराउंड टाइम निकल आएगा। ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, और ये स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के अंदर हमारे पास यही कैलकुलेट करते हैं। हम इसे थ्योरेटिकली क्वेश्चन पे सॉल्व करवाऊं या हम इस जब कोड में इंप्लीमेंट करेंगे तो हमें इस लॉजिक का बेसिकली पता होना चाहिए, इन फार्मूलेशन का, क्योंकि हमने इसी फार्मूलेशन को जो है वो अपने लॉजिक, प्रोग्रामिंग लॉजिक के अंदर इस्तेमाल करना है, और फिर हमने इसी को यूज करते हुए जो है अपने जो प्रोग्राम है उसको कोड कर देना है। उसके बाद आप ये देखें कि आपके पास यानी कि अभी हमने जो फार्मूला वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम का देखा, लेकिन अब यानी कि उस फार्मूले में हमारे पास ये है कि जी हमारा जो वेटिंग टाइम है वो टर्न अराउंड टाइम पे क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। अगर आप अपनी स्लाइड को यानी कि यहाँ पे हम देखें, हमने उस फार्मूले से रिजल्ट निकाल के देखा तो हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो सारे इन रिजल्ट्स के साथ सेम आए, ठीक है।
तो अगर आपके पास क्वेश्चन ये हो कि जी आपसे सिर्फ मांगा ही वेटिंग टाइम गया हो, तो फिर आपको टर्न अराउंड टाइम निकालने की जरूरत ही क्या है। आप कहें जी कि हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला हमें दे दें कि जो क्या करे, हमारा टर्न अराउंड टाइम निकालने बगैर डायरेक्ट हम वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर सकें, तो यस इज इट पॉसिबल। आप क्या करें बेटा, आप इसके स्टार्ट टाइम, ठीक है जी, स्टार्ट टाइम क्या होता है मैं बताता हूँ। ठीक है, स्टार्ट टाइम कह लें या सर्विस टाइम कह लें। ठीक है, जब वेरी फर्स्ट टाइम उसे सीपीयू मिला उसमें से माइनस कर दें अराइवल टाइम, तो क्या हो जाएगा, आपके रिजल्ट्स वेटिंग टाइम के बिल्कुल ठीक आ जाएंगे। ठीक है, इसे आप स्टार्ट टाइम कह लें या सर्विस टाइम, जैसा कि आप एग्जांपल के अंदर मेंशन है कि वेरी फर्स्ट टाइम जब उसे सीपीयू असाइन किया गया, यानी कि जब वो सिस्टम में आया, ठीक है, उसमें से आप अराइवल टाइम माइनस कर दें, तो इसका मतलब है कि उतने सेकंड तक उस प्रोसेस ने सिस्टम में होते हुए वेट किया। सॉरी, आए की बात नहीं कर रहा, जब उसे वेरी फर्स्ट टाइम सीपीयू असाइन किया गया, ठीक है, कि किस सेकंड पे वो आया था और कब उसे सीपीयू मिला। बेसिकली वेटिंग इसी के दरमियान होती है प्रोसेस की, कि वो जब सिस्टम के अंदर इन हुआ और फिर इन होने के बाद उसे किसी खास स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम पे सीपीयू असाइन किया गया, तो ये उसका वेटिंग टाइम है। तो वेटिंग टाइम का बेटा ये दूसरा फार्मूला भी हम आज ट्राई करते हैं और हम अपनी उस बात को यूटिलाइज करते हैं जो हमने कही थी कि आप डिफरेंट फार्मूलेशन से बेशक काम करें, लेकिन रिजल्ट्स क्या होंगे, रिजल्ट्स हमारे पास सेम होंगे। तो हम नोटपैड ओपन कर लेते हैं इसी काम के लिए, ताकि जो है वो चीजें ज्यादा क्लियर से हम देख सकें। तो हमने अभी कहा जी कि हम क्या कर सकते हैं, हम वेटिंग टाइम का हमारा जो फार्मूला है इज इक्वल टू, हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट टाइम या सर्विस टाइम आप कुछ भी कह लें, माइनस कर दें उसमें से अपना अराइवल टाइम, तो आपके पास क्या निकल आएगा जी, आपका वेटिंग टाइम फिर भी बिल्कुल सही निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं और हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये कैलकुलेशन करते हैं अपने प्रोसेस P1 के लिए। ठीक है जी, प्रोसेस P1 का जो है वो वेटिंग टाइम इज इक्वल टू, हम देखते हैं कि इसका स्टार्ट टाइम क्या था। स्टार्ट टाइम से मुराद सर्विस टाइम, सर्विस टाइम से मुराद वो टाइम कि जब ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ, मींस कि जब इसे सीपीयू असाइन किया गया। ठीक है जी, P0 को सीपीयू कब मिला था जी, अराइवल टाइम 0 के ऊपर। ओके, माइनस P0 का अराइवल टाइम क्या है, 0। ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट हम वेटिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं किस प्रोसेस के लिए जी, P1 के लिए। ओके, वेटिंग टाइम ऑफ P1 इज इक्वल टू, अब हम देखें P1 का स्टार्ट टाइम क्या है, P1 को सीपीयू कब असाइन हुआ, अराइवल टाइम 5 के ऊपर। ओके, माइनस कर दें इसमें से क्या चीज जी, इसका अराइवल टाइम क्या है P1 का, अराइवल टाइम का P1 है इसका जी 3। ओके, इज इक्वल टू 2। नाउ वेटिंग टाइम ऑफ P2, आप देखिए इसमें हमारे पास स्टार्ट टाइम क्या है, P2 को सीपीयू असाइन कब किया गया, अराइवल टाइम 8 के ऊपर। एंड इसका हम देखते हैं कि अराइवल टाइम क्या है, अराइवल टाइम इसका 2 है, ये P2 अराइवल टाइम 2 पे आया, इज इक्वल टू 6। अच्छा सॉरी, ये जो है हमारा P1 जो था, हमने इसमें से इसका अराइवल टाइम माइनस करना था, हमने बस टाइम माइनस कर दिया। ये देखें जी, 5 - 1 इज इक्वल टू 4 सेकेंड वेट किया। ठीक है, क्योंकि इसने, ये देखें, ये अराइवल टाइम किस पे आया था, अराइवल टाइम 1 पे आया था और सीपीयू इसको कब मिला है P1 को, 5 पे। तो 1 से 5 के दरमियान जो गैप है वो 4 सेकेंड का ही है। इसका मतलब है हमारा आंसर अब बिल्कुल ठीक है, पहले सही नहीं था। वेटिंग टाइम ऑफ P3 हम फाइंड करते हैं जी, इज इक्वल टू, अब देखें इसका P3 का स्टार्ट टाइम क्या है, 16 पे से सीपीयू वेरी फर्स्ट टाइम मिला, इस वजह से माइनस करना है, अराइवल टाइम कितना है जी 3, इज इक्वल टू 13। नाउ यू पीपल कैन चेक योर आंसर विद योर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में बेसिकली यही कुछ किया हुआ था, तो मैंने एग्जाम्पल से जो बातें सेम थी वो भी करवा दी, 0, 4, 6 एंड 13, 0, 4, 6 एंड 13। तो इस तरीके से भी आप अपना वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो बात जो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में कही थी कि जी कि हम डिफरेंट तरीकों से ये वेटिंग टाइम्स एंड टर्न अराउंड टाइम्स जो कैलकुलेट करते हैं, तो ये फार्मूलेशन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जितने भी फार्मूले आप यूज करेंगे सबका जो है वो रिजल्ट सेम ही आएगा। ऐसा हरगिज पॉसिबल नहीं है कि डिफरेंट फार्मूला है तो रिजल्ट्स भी डिफरेंट आएंगे। ठीक है, तो ये चीज हमने विजुअलाइज कर ली है। पहले भी हमने एक फार्मूला पढ़ा, अब भी हमने एक फार्मूला पढ़ा, लेकिन दोनों सूरतों में हमारे वेटिंग टाइम जो हैं वो बिल्कुल ठीक आए। सर्विस टाइम को स्टार्ट टाइम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपकी एग्जाम्पल में ये चीज थी जो पहले मैंने आपको करवाया। कुछ कंडीशंस में हमें उस फार्मूले की जरूरत पड़ती है, कुछ में इसकी पड़ती है।
तो काइंडली ये लॉजिक और जो है वो वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम्स निकालने हमने सीख लिए। अब हर स्केजुलिंग टेक्निक में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, अगली आने वाली यानी कि जो टेक्निक्स हैं उनमें आपको सिर्फ टेक्निक बताई जाएगी कि इस स्केजुलिंग क्राइटेरिया में स्केजुलिंग कैसे की जाती है, किस बेस पे, यानी कि क्राइटेरिया समझाए जाएंगे। बाकी हर टेक्निक के अंदर वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम, ये सब चीजें आप लोग खुद निकाल सकते हैं, फार्मूले आपके पास हैं। ये सब तमाम एप्लीकेशन अपना प्रोग्रामिंग स्केजुलिंग क्राइटेरियाज के लिए सेम है। हमने क्योंकि हमारे ये लैब का कोर्स है तो हम अब जो है इसका हम देखते हैं कि हमने इसको कोड कैसे करना है। तो एक सिंपल सी प्लस का कोड मैंने डिजाइन किया है, हम उसको समझते हैं और उसको समझने के बाद फिर मैं आपको उसको बताऊंगा कि आपने उसको एडिट कैसे करके लेके आना है। तो चलें जी हम अपने कोड पे चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, ये मेरे पास एक C++ का सिंपलेस्ट प्रोग्राम है। सबसे पहले मैं आपको इसको रन करके दिखा देता हूं। इसके अंदर FCFS टेक्निक, फर्स्ट कम फर्स्ट टेक्निक को इम्प्लीमेंट किया गया है यूजिंग दिस C++ सिंपलेस्ट कोड। ठीक है जी, क्योंकि हमारी लैब कोर्स है इसलिए हमने इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन जो है इनको भी देखना था। तो इसके लिए मैंने दोनों लैंग्वेजेस के कोड यानी कि जावा एंड C++ ऑफर किए हैं आपको। ठीक है, आप लोग अपना फिजिबल जोन मेरे साथ वैसे शेयर कर दीजिएगा कि सर हम C++ में करना चाहते हैं जावा में, क्योंकि ये वेरी फर्स्ट टेक्निक है। इसमें दोनों ही कोड मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा का भी और C++ का भी। जो आपको अच्छा लगे आप उसको अडॉप्ट करें और उसको यूज करके अपनी तमाम टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट कर लें। वेरी फर्स्ट टाइम है, इसमें मैं आपको जो है वो जो कोड प्रोवाइड कर रहा हूँ बेटा, वो आपके पास ये C++ का भी है और जावा का भी है। अब यहाँ पे देखें इसने क्या किया है, फंक्शंस बनाए हैं, क्योंकि आपको पता है कि फंक्शंस आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर पढ़े होंगे, किसी खास पर्टिकुलर काम को हमने नंबर ऑफ टाइम्स के लिए रिपीट करना हो तो हम क्या करते हैं, उसको एक फंक्शन बना लेते हैं उस कोड का और बार बार हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं, उसको कुछ वैल्यूज पास करते हैं और वो क्या करता है जी, हमें रिजल्ट्स निकाल के देता है। यहाँ पे हमारे पास तीन फंक्शन है बेटा, एक है फाइंड वेटिंग टाइम, एक है फाइंड टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, हमने टर्न अराउंड टाइम फाइंड करने का भी एक फंक्शन बना लिया है, वेटिंग टाइम फाइंड करने का भी एक फंक्शन बना लिया है और मेन फंक्शन से हमने और एवरेज टाइम्स कैलकुलेट करने का भी हमने एक फंक्शन बना लिया है और उसके बाद हमारे पास ये मेन फंक्शन है। ठीक है जी, मेन फंक्शन में सबसे पहले हमने क्या लिया, हमने नंबर ऑफ प्रोसेसेस क्या करवाए, इनिशियलाइज करवा दिए। जैसे कि आपको सामने इस वक्त नजर आ रहा है कि हमने एक एरे ली प्रोसेसेस टाइप की जिसका नाम रखा प्रोसेसेस एंड इंटीजर टाइप की एरे ली और उसके अंदर हमने 1 2 3 एंड 4 नंबर ऑफ प्रोसेसेस यानी कि प्रोसेस P1 P2 P3 एंड P4 स्टोर करवा दिए। उसके बाद बेटा हमने क्या किया, इस एरे का साइज मालूम किया। साइज ऑफ एरे का ये फार्मूला आपको कुछ अजीब लग रहा होगा कि जी ये कुछ बात हजम नहीं होती, तो इट्स ओके, हम जो है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि साइज ऑफ एरे को समझना यहाँ पे बहुत जरूरी होगा, वरना फिर आप लोग जो है वो क्या होंगे, कंफ्यूज होंगे कि व्हाट इज दिस। और मैं आपको ये अभी करके दिखा देता हूँ। बस हम अपना मेन यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और उसी से हम अपना काम चलाएंगे। ये लें जी, ये हमने कोड पेस्ट कर लिया है। अब हम सिर्फ इस साइज ऑफ एरे की कैलकुलेशन के फार्मूले को समझ लेते हैं ताकि हमें इसमें कोई मसला ना हो। हम फिलहाल के लिए सी आउट करवाते हैं अपने किसको, एन को। एन के अंदर हमारा क्या पड़ा हुआ है जी, साइज ऑफ एरे पड़ा हुआ है। अगर आप देखें तो ये वाला जो एन वेरिएबल है इसके अंदर हमने साइज ऑफ एरे कैलकुलेट करके रखा है, किस एरे का साइज, ये जो प्रोसेस की एरे हमने ली है। नाउ वी एग्जीक्यूट दिस कोड। मैं इसको सेव कर लेता हूं। ये देखें जी, इस वक्त उसने एरे का साइज हमें कितना दिया है, 4, कि आपकी एरे के अंदर जो इस वक्त नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 4 हैं। साइज ऑफ एरे मैंने इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे निकाला है कि मेरी एरे में कितना साइज है। अच्छा, अगर मैं ये वाला जो हम कहते हैं जी कि साइज ऑफ ऑपरेटर हम सिंपली यूज करते हैं और हम साइज ऑफ एरे पेनिट्रेट करवाते हैं, इस कोड को अगर आप सेव करें तो इस बार देखते हैं कि हमारे पास साइज ऑफ एरे क्या आता है। देखें जी, हमारे पास साइज ऑफ एरे 16 आ गया। मीन्स के अकेले इस तरीके से लिखने से साइज ऑफ ऑपरेटर हम यूज करते हैं एरे का साइज यूज करने के लिए।
उसके बाद हम लिखते हैं एरे का नेम, तो वो हमें एरे का साइज दे देता है। बेटा इसने इस सूरत में, इस सिचुएशन में हमें एरे का मेमोरी साइज दिया है। मेमोरी साइज का क्या मतलब कि आपका जो एक इंटीजर है, आपने ये पढ़ा होगा कि इंटीजर 2 बाइट लेता है, लेकिन नॉर्मली इंटीजर का साइज जो है वो सिस्टम डिपेंडेंट होता है। अगर सिस्टम 32 बिट हो तो इंटीजर 2 बाइट लेता है, अदरवाइज इंटीजर 4 बाइट लेता है। ठीक है, क्योंकि मेरा सिस्टम जो है वो इस वक्त 64 बिट आर्किटेक्चर है, तो एक इंटीजर वैल्यू कितना लेगी, 4। और इस वक्त मेरी एरे में कितनी वैल्यूज हैं, 4, एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16। इस वक्त जो उसने एरे का साइज इस बार जो कैलकुलेट किया था वो इस प्रोसेस के तहत किया था कि आपका एक इंटीजर 4 बाइट लेता है, तो इसने मेमोरी के अंदर 16 बाइट ले रखे हैं इस एरे ने मेमोरी में स्टोर होने के लिए। लेकिन आपको एरे का साइज जो है वो एग्जैक्ट निकालना है बेटा, किस इन टर्म में, इन टर्म ऑफ एलिमेंट्स के, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है मेरी एरे के अंदर। ठीक है, और वो साइज आपको डिफरेंट फंक्शंस को पास करना है, और वहां तक आपको एरे चलानी है लूप, और एरे के हर प्रोसेस के साथ आपने डिफरेंट वेरिएशंस के साथ परफॉर्म करके देखनी है। तो हम जी अपने कोड को दोबारा से एडिट करते हैं, और वो जो स्टेटमेंट हमने अरेज की थी, ये हम इसको, ये एक हम करेंगे जी कि हम क्या करेंगे, साइज ऑफ एरे। सबसे पहले हमने कंप्लीट साइज लेंगे कि कंप्लीट एरे का साइज कितना है। तो यहां तक जो इस वक्त जो मैंने स्टेटमेंट सेलेक्ट कर रखी है, यहां तक का आंसर आएगा 16, जो अभी आपके सामने मैंने कोड को रन किया था वो आया था। इसके बाद हम इसको डिवाइड कर देंगे यूनिट साइज पे कि एरे के किसी एक एलिमेंट ने कितनी जगह ली है। अब हमने किसका चेक किया है, साइज चेक किया है, प्रोसेस एरे के 0th इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू का साइज चेक किया है कि उसने मेमोरी के अंदर कितनी स्पेस ली है। ठीक है, उसने मेमोरी के अंदर हमारे पास 4 बाइट ली है, तो हम अब इस 16 को डिवाइड कर देंगे यूनिट साइज से, यानी कि ये था सारी एरे का साइज, ये है एक एलिमेंट का साइज। जब हम टोटल साइज को यूनिट साइज पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, हमारे पास 4 आ जाएगा। ये क्या हो गए, ये है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट साइज ऑफ एरे जो है वो क्या हो गया बेटा जी, कैलकुलेट हो गया। तो इस तरीके से ये साइज ऑफ एरे, आप इसमें से कंफ्यूज ना हो, आप इसको, यानी कि मैंने ये पॉइंट जो था मेरा क्लियर करने वाला था, आपको मैंने जो समझाया है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये समझ आ गया तो आपको सारा कोड समझ आ गया। कोड का थोड़ा सा फ्लो देख लें बेटा। यहाँ पे देखें, ये मेन फंक्शन है, इसने एरे खुद से इनिशियलाइज करवा ली है। ठीक है, उसके बाद इसने बस टाइम के लिए एक एरे ली है, वो भी इसने इनिशियलाइज करवाई है। सबसे पहले इसने प्रोसेसेस दे दिए और बस टाइम खुद से दे दिए। ठीक है, और अराइवल टाइम सबके ये क्या कंसीडर कर रहा है कि सब प्रोसेस का अराइवल टाइम क्या है, 0 है। इट्स नॉट अ गुड कोड, लेकिन ये है कि ये सबसे सिंपलेस्ट कोड मैंने इंटरनेट से उठाया था और इसको कुछ थोड़ा बहुत एडिट भी किया, जो कि बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले एक चीज याद रखें कि जब किसी भी कॉन्सेप्ट को हम इंप्लीमेंट करते हैं तो हमें चाहिए कि सबसे पहले सिंपल काम करें, यानी कि उसको पहले बिल्कुल सिंपल वे में करके देखें। जब आपको सिंपल की समझ आ जाए फिर आप उसको क्या करें, फिर उसको थोड़ा सा कम्प्लेक्स कर दें। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें, इसने एक फंक्शन कॉल किया फाइंड एवरेज टाइम का, और इसने क्या किया, एरे पास कर दी। कौन से वाली एरे, ये एरे, प्रोसेस एरे। आपको पता है कि जब फंक्शन को एरे पास करते हैं तो ये ब्रैकेट्स नहीं लिखते। उसके बाद उसने n पास कर दिया, ये क्या था बेटा, ये हमारी एरे का साइज था। उसके बाद उसने बस टाइम, ये दूसरी एरे थी हमारे पास, ये इसने पास कर दी किस फंक्शन को, फाइंड एवरेज टाइम फंक्शन को। और अगर आप देखें फाइंड एवरेज टाइम कोर्स फंक्शन, तो आपके पास ये फाइंड एवरेज टाइम का एक फंक्शन है जिसके अंदर हमारे पास प्रोसेस की एक एरे है जिसको हमने कॉल किया। तो अब देखिए, हमने इस फंक्शन को एरे पास कर दी है, साइज यहाँ पे साइज रिसीव हो गया है, और यहाँ पे हमारे पास वो बस टाइम वाली एरे। आपको पता है कि फंक्शन कॉल में जो पैरामीटर्स होते हैं वो बेसिकली आपके एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं, और फंक्शन सिग्नेचर में या फंक्शन डेफिनेशन में जो पैरामीटर होते हैं वो फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं, वो एक्चुअल पैरामीटर्स नहीं होते। तो इसलिए ये जो यहाँ पे इसने पास किए हैं वो हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। तो जरूरी नहीं है कि जो नाम यहाँ पे सेम हमने लिखे हैं वो सेम यहाँ पे लिख दें। अगर आप लिख भी देंगे तो उसका कोई इशू नहीं है, ये वेरिएबल इस फंक्शन के स्कोप में है। ठीक है, वो क्या था, वो मेन का स्कोप है, ये एक अलग स्कोप है, ये मेन का स्कोप है। तो हर स्कोप के वेरिएबल डिफरेंट हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
तो बताने का मकसद सिर्फ ये था कि यहाँ से दो एरेज पास हुई और एक वेरिएबल इंटीजर साइज ऑफ एरे पास हुआ। तो यहाँ पे देखें हमें एक एरे ये रिसीव हुई, दूसरी एरे ये रिसीव हुई। फंक्शन डेफिनेशन में जब भी हम लिखते हैं तो फिर हम ये एरे मेंशन करते हैं एंगल ब्रैकेट्स। ओके, नेक्स्ट देखें हमारे पास उसने एक वेटिंग टाइम का वेरिएबल लिया, ठीक है, टर्न अराउंड टाइम का लिया, टोटल वेटिंग टाइम का लिया, टोटल टर्न अराउंड टाइम यानी कि जो एवरेज जिसको आप कहते हैं वो लिया। नेक्स्ट उसने फिर क्या किया, उसने वही प्रोसेस की एरे और बस टाइम और साइज और वो वेरिएबल वेटिंग टाइम WT वो पास कर दिया किसको, आपके वेटिंग टाइम वाले फंक्शन को। और फिर दूसरा फंक्शन भी कॉल कर दिया टर्न अराउंड टाइम वाला, के दोनों फंक्शंस को कॉल करेगा। ये फंक्शन क्या करेगा, ये हमें वेटिंग टाइम कैलकुलेट करके दे देगा, ये फंक्शन क्या करेगा, ये हमें टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कर देगा। उसके बाद जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी, यानी कि वो वेटिंग टाइम ये प्रिंट करवा देगा, टर्न अराउंड टाइम ये प्रिंट करवा देगा, तो उसके बाद प्रोसेसेस को फिर यानी कि ये इस तरीके से ये डिस्प्ले करवाने के बाद फिर ये सब चीजें यहाँ पे ये रिजल्ट उसने सिर्फ प्रिंट करवाया हुआ है, कोई उसने यानी कि कोई टेक्निक नहीं है कि एरे की सूरत में उसने लेके उसको प्रिंट करवा दिए। तो इस कोड को आपने अच्छे तरीके से जो है वो देखना है, इसको समझने की कोशिश करनी है। समझ ना आए तो इंशाल्लाह हम जो है क्लास के अंदर इसके अगेंस्ट जो भी क्यूरीज हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। ये तो था बेटा C++ का कोड जो हम कर रहे थे यूजिंग FCFS टेक्निक को इम्प्लीमेंट यानी कि करने के लिए यूजिंग C++ का कोड। ये इसके ऊपर देख लें, ये दोनों वेटिंग टाइम के फंक्शंस हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास वही चीजें जो आपने नीचे कॉल करते वक्त पास की थी वो यहाँ पे रिसीव हो रही हैं। और यहाँ पे ये सारी वर्किंग इसकी आप वही फार्मूले जो मैंने आपको पढ़ाए थे सेम वही फार्मूले हैं, लेकिन आपने इस कोड को समझना है कि वो फार्मूले लगे कैसे हुए। कोड आपको दे दिया है, टेक्निक आपको समझा दी है, एल्गोरिदम हमने कंप्लीट डिस्क्राइब किया है, थ्योरी भी पढ़ी है। आप लोगों का काम सिर्फ यह है कि इसको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद इस कोड को एडिट किस तरीके से करना है वो मैं बताता हूँ। ये एक और कोड है बेटा, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा का कोड है, ठीक है। इसमें भी आप FCFS टेक्निक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मुझे कोई इतराज नहीं है। अगर आप लोगों का जो फिजिबल जोन है, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैंने डिस्कस नहीं किया हुआ, तो जो फिजिबल आपका जोन हो आप बेशक C++ में कर लें, कोई इशू नहीं है, जावा में कर लें, कोई इशू नहीं है। बोथ आर द फिजिबल जोन फॉर मी, आप जिसको पसंद करें आपकी मर्जी। तो यहाँ पे देखें, आपको पता है कि जावा के अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती है, उसने डिफरेंट एरेज ले ली हैं तमाम कॉन्सेप्ट्स के लिए। देन उसने सबसे पहले क्या किया है, प्रोसेसेस यूजर से लिए हैं, या ये यूजर डिफाइंड केस है। और उसके बाद उसने क्या किया है, आपके प्रोसेस को सॉर्ट किया है अकॉर्डिंग टू अराइवल टाइम्स। देन उसने फिर ये प्रोसेस करके सारी चीजें फाइंड आउट की हैं, फार्मूले इसने वही यूज किए हुए जो मैंने आपको पढ़ाए थे, और उसके बाद इसने तमाम चीजों को डिस्प्ले करवा दिया। तो इस कोड को भी आप जो है वो देखें, वेरी सिंपल कोड है। ये मैंने बहुत यानी कि सर्चिंग के बाद दो कोड मुझे मिले हैं जो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं थे, बहुत ही सिंपल कोड्स थे। तो आपने अब इस कोड को रन करके देख लेते हैं जी। आपने काम ये करना है कि एक मिनट जी, यहाँ पड़ी हुई है, चलें यहाँ पे हम अपना CMD ओपन कर लेते हैं। जावा इंस्टॉल होना चाहिए आपके सिस्टम में ये कोड रन होने के लिए, क्योंकि मेरे सिस्टम में रन है, इंस्टॉल है, तो यहाँ पे कोड रन हो जाएगा। आपको पता है कि जावा की फाइल रन कैसे करते हैं, जावा मैंने कंपाइल पहले से कर रखी है FCFS। जैसे मैं इसको रन करूंगा तो देखें आपके पास ये मुझसे प्रोसेसेस मांग रहा है कि एंटर नंबर ऑफ प्रोसेसेस। मैं प्रोसेसेस के नंबर एंटर करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा जी थ्री प्रोसेसेस है मेरे पास, तो ये कहेगा कि एंटर प्रोसेस 1 अराइवल टाइम, मैं कहूंगा जी 0। उसके बाद उसका बस टाइम बताएं जी, मैं कहूंगा जी 3। प्रोसेस 2 का अराइवल टाइम मैं कहूंगा जी 2, एंड उसका बस टाइम 6। प्रोसेस 3 का अराइवल टाइम ये मुझसे पूछेगा 3, उसका बस टाइम कितना है 9। जैसे मैं एंटर करूंगा तो देखेंगे सब चीजें मेरे पास बता देगा कि प्रोसेस ID PID स्टैंड फॉर प्रोसेस ID 1 2 3, अराइवल टाइम 0 2 एंड 3, एंड बस टाइम 3 6 9, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम। तो बेटा आपने उस C++ वाले कोड को इस तरीके से एडिट करना है कि जिस तरह ये कोड आपसे नंबर ऑफ प्रोसेसेस आपसे इनपुट ले रहा है, ठीक है, उसके बाद वो उन इनपुट्स के ऊपर यानी कि उनको एरे में स्टोर करवाएं, इनपुट लेके फिर एरे वही एरेज पास कर दें यहां से, ये इस पॉइंट पे मेन फंक्शन में यहां से, ठीक है। यानी कि यहां से आप यूजर से इनपुट लें, ये ऐसे यानी कि अरे को इनिशियलाइज करके पास ना करें। बस ये एक माइनर सा चेंज है, अगर आप लोगों ने C++
पढ़ रखी है और आपको पता है, तो इसमें कोई बड़ा चेंज नहीं आना, सिर्फ 3-4 लाइनें और ऐड करनी है और इस कोड ने आपके इस कोड की तरह वर्क करना स्टार्ट कर देना है। तो दोनों कोड सेम हो जाएंगे। तो ये कोड बेस्ट है, आप इस कोड को तैयार करना चाहें, इसको करना चाहें, इट्स अप टू यू। तो इसी के साथ ही हमारी ये टेक्निक एंड होती है, हमारी लैब नंबर 5 जो है ये एंड होती है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लैब के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।